Hello students, today we will discuss वैगनर्स लॉ। आज हम समझेंगे वैगनर का लॉ क्या नियम है का। देखिए, सार्वजनिक व्यय में लगातार हो रही वृद्धि के संदर्भ में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडोल्फ वैगनर द्वारा प्रतिपादित लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज मतलब राज्य के कार्यों में वृद्धि के नियम को ही वैगनर का नियम कहा जाता है। उनका ऐसा मानना है कि आर्थिक विकास के स्तर में होने वाली वृद्धि के साथ साथ राज्य के क्रियाकलापों में भी वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आर्थिक विकास का स्तर ग्रोथ करता है वैसे वैसे ही जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी तेजी से वृद्धि करते हैं। वैगनर की बढ़ती हुई राज्य गतिविधियों की परिकल्पना के अनुसार औद्योगिक देशों की प्रति आय और उत्पादन स्तर में जैसे ही वृद्धि होती है वैसे ही इन देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक रूप से कुल आर्थिक गतिविधियों के अनुपात में वृद्धि होती जाती है। इसलिए वैगनर के जो सार्वजनिक व्यय हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए किए गए व्यय और दूसरे टाइप के होते हैं सांस्कृतिक एवं कल्याण संबंधी व्यय, जिसमें हमारे स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा, बैंकिंग आदि को शामिल करते हैं। एफ.एस. निट्टी ने वैगनर के नियम का समर्थन करते हुए ये निष्कर्ष निकाला था कि सभी प्रकार की सरकारों के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति निहित है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे शांति काल हो, युद्ध काल हो, छोटी सरकार हो या बड़ी सरकार हो, सभी प्रकार की सरकारों के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति निहित होती है। अब हम समझेंगे काउजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वैगनर्स लॉ। वैगनर के नियम के लागू होने के क्या कारण है। जैसे सरकार के परंपरागत कार्यों का अधिक जटिल और व्ययी होना, क्योंकि सरकार के 3 जो परंपरागत कार्य हैं वो सुरक्षा, आंतरिक प्रशासन और न्याय व्यवस्था है। तो हम देखें कि समय के साथ इन कार्यों के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और इनको पूरा करने में जटिलताएं बढ़ी हैं और इन दोनों ही दृष्टियों से कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। इसी कारण को सरकारी व्यय में वृद्धि का गहन कारण कहा जाता है, जिसके कारण सरकारी व्यय में भी वृद्धि होती जा रही है। इसके साथ ही सरकारी क्रियाओं का विस्तार, सरकारी व्यय में वृद्धि एक्सटेंसिव कारणों से भी हो सकती है। मतलब वर्तमान में सरकार अपने परंपरावादी कार्यों के अलावा कल्याण और आर्थिक क्रियाओं के संचालन में भी अनेक कार्य करती है। जैसे समाज सुरक्षा के अंतर्गत राहत और पेंशन व्यवस्था है, उसके पेंशन व्यवस्था करना, सार्वजनिक उपयोग की वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष भागीदारी या वित्तीय सहायता देना। देखिए, भूतकाल में सरकार के कार्य बाह्य सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून के रखरखाव तक ही सीमित था, लेकिन आधुनिक परिवर्तनशील युग में सरकार नागरिकों के हित के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त वो जो व्यापारिक उच्चावचन होते हैं, उतार चढ़ाव, उसको कम करने और देश में पूर्ण रोजगार के लिए भी कार्य करती है। तो इस प्रकार सरकार के कार्यों में वृद्धि से उनकी निरपेक्ष और सापेक्ष आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हुआ है, जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक मेन रीज़न है। देखिए, वर्तमान युद्ध तकनीक में काफ़ी चेंजेस हो गया है। आज हम देखें कि जो नई मशीन है, नई तकनीकी वाली मशीन है और उपकरण हैं, वो युद्ध के समय उपयोग किए जाते हैं। इसलिए आज प्रत्येक सरकार का कुल जो सार्वजनिक व्यय का लगभग हम 50% भाग का है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही एक्सपेंस होता है। युद्ध और युद्ध संबंधी अफवाहें देश को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए मजबूर करती हैं। तो इससे भी क्या होता है, इससे हमारे जो सार्वजनिक व्यय हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ सरकारी गतिविधियों में
सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक कारण जनसंख्या है और शहरीकरण भी है। शहरीकरण की प्रक्रिया में इस प्रकार के व्यय में वृद्धि होती है जिससे जीवन और संपत्ति का संरक्षण हो। सरकार खाद्य पदार्थों का निरीक्षण, आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि, पार्क, अस्पताल आदि का निर्माण, उनका मेंटेनेंस रखना, शिक्षा और मानव जीवन की अन्य व्यवस्थाओं अन्य आवश्यकताओं के लिए कार्य करती है। इसके अलावा आधुनिक समाज और अधिक जटिल होता जा रहा है, जहां उनकी मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा धनराशि की जरूरत होती है। इसके साथ ही आधुनिक जीवन की बढ़ती जटिलताएं सरकार को जो पब्लिक है, पब्लिक के लाभ के लिए बहुत से गुणात्मक और संख्यात्मक कार्य करने के लिए मजबूर करती है, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद से निरंतर सार्वभौमिक स्तरों पर मूल्यों में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के एक कारण है, क्योंकि मूल्य वृद्धि के दो प्रभाव होते हैं। एक, सरकार को उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्चतर मूल्य प्रदान करने पड़ते हैं जो वह खरीदती है, और दूसरा, उसे अपने बढ़ते हुए व्यय के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। तो इस प्रकार बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय स्वयं में मूल्यों में वृद्धि के लिए एक जिम्मेदार घटक बन जाता है। इसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में देखें तो प्रोफेसर डाल्टन ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती हुई कुशलता निजी संगठनों की तुलना में इसका व्यय बढ़ाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्यक्तिगत निजी संगठन हमेशा अधिकतम लाभ देखते हैं, जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो देश का सामाजिक हित देखते हैं। इस तरह वैगनर के नियम को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूपों में देखा। जैसे पीकॉक और वाइसमैन वैगनर के नियम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि इस नियम के अनुसार लोक व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक तेज दर से बढ़ता है, या कह सकते हैं कि लोक व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फलन होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय की लोच एक से अधिक होती है। इस प्रकार जैसे जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, लोक व्यय में अपेक्षाकृत और अधिक तेजी से वृद्धि होती चली जाती है। मस्ग्रेव के अनुसार देखें तो वैगनर के नियम को सार्वजनिक क्षेत्र के निरंतर बढ़ते हुए हिस्से या लोक व्यय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अनुपात या किसी देश के निम्न प्रतिव्यक्ति आय से उच्च प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के साथ संबंधित किया जाना चाहिए। तो इस तरह मस्ग्रेव के अनुसार वैगनर का नियम इस धारणा पर आधारित है, मतलब जो आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगी वो होगी प्रति व्यक्ति आय के बराबर। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की अनुक्रिया के फलस्वरूप लोक व्यय का राष्ट्रीय सकल उत्पाद से अनुपात में होने वाली वृद्धि का अनुपात, जिसे हम लोक व्यय का लोच कह सकते हैं, इकाई से एक अधिक हो, तो वैगनर का जो नियम होगा अधिक क्रियाशील होगा। यदि जीएनपी में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा लोक व्यय में होने वाली वृद्धि अधिक होगी, तब वैगनर का नियम अप्लाई होगा। अगर हम वैगनर के लॉ का रिव्यू करें तो लोक व्यय में वृद्धि होने से वैगनर की जो अवधारणा है वो परिकल्पना में एकदम एक्यूरेट सही बैठती है, क्योंकि लगभग आज सभी विकसित और विकासशील और पिछड़े देशों में लोक व्यय में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। इस आधार पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपना मत व्यक्त किया है कि वैगनर का नियम जो उन्होंने जर्मनी के ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादित किया था, वह आज भी सभी देशों में इक्वली अप्लाई हो रहा है। W.A. लेविस, J.G. विलियमसन, एलिसन मार्टिन जैसे अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के आधार पर वैगनर की जो हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना, उसकी पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लोक व्यय का भाग बढ़ता चला जाता है। इसके अपोजिट मस्ग्रेव ने अल्पविकसित देशों के संदर्भ में किए गए अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि लोक व्यय के हिस्से तथा प्रति व्यक्ति आय में सकारात्मक संबंध नहीं है। मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ लोक व्यय में वृद्धि होते जाना आवश्यक नहीं है। तो वैगनर के सिद्धांत की यथार्थता ऐतिहासिक प्रमाण सिद्ध तो करते हैं, परंतु इसका आधार व प्रमाण दोनों ही इनसफिशिएंट है। ऐतिहासिक प्रमाण के लिए वैगनर ने जो टाइम पीरियड दिया है वह इनसफिशिएंट है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि जो बात कुछ देशों के संबंध में सत्य हो वह सभी देशों में समान रूप से लागू होगी। इसके अलावा ये सिद्धांत लोक व्यय में वृद्धि की प्रक्रिया पर भी स्पष्ट प्रकाश नहीं डालता है। वैगनर के सिद्धांत के संबंध में ये बात भी उल्लेखनीय है कि ये सार्वजनिक व्यय की चिरकालिक प्रवृत्ति को तो स्पष्ट करता है, लेकिन वह वृद्धि के कालिक स्वरूप पर ध्यान नहीं देता। मतलब ये लोक व्यय के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है। जैसे लोक व्यय की चिरकालिक प्रवृत्ति को तो वैगनर ने स्पष्ट किया है, लेकिन व्यय वृद्धि के कालिक स्वरूप पर ध्यान देने में असफल रहा है। तो देखिए, इन कमियों के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि सार्वजनिक व्यय के संबंध में वैगनर का नियम आज भी यथार्थ, उपयोगी और व्यावहारिक है, और वर्तमान में सभी प्रगतिशील राज्य कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ उनके सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि अपरिहार्य है, मतलब असेंशियल जरूरी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।